Hello students, welcome to my channel again. Today we are going to discuss methods and characteristics of accountancy along with accounting standards and IFRS. So let's start with the topic quickly. First is methods of accounting. So there are various methods of accounting. First one is cash basis. In this method, only cash transactions are recorded. That means if you have paid salary, so you have given cash for it, therefore you will record it, right? Now, if you paid advance salary, then too you will record it as you have paid cash for it. But if there is some salary due, which is also called as outstanding, so such salary will not be recorded. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जनवरी मंथ में सैलरी दी है आप रिकॉर्ड करेंगे, फेब्रुवरी मंथ में सैलरी दी है आप रिकॉर्ड करेंगे, मार्च मंथ में अगर आपने मार्च मंथ की सैलरी नहीं दी है तो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, भले ही वो ड्यू हो गई है और अप्रैल मंथ आ गया है। मान लीजिए आपने अप्रैल की भी पे नहीं की है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट? सो कैश बेसिस सिस्टम में सिंपल है, you record only receipts and payments of cash, nothing else, right? So moving to the next type, that is accrual or mercantile basis. In this basis, we record the transaction whether the cash is received or not. Important is the transaction should happen. That means there should be something due, whether it is received or not, or I can say whether it is paid or not. Here are some examples for it. Purchased goods on credit. So if we purchase some good on credit, that means payment is due. So payment is due, then too we will record it in books of accounts, right? Then third one is hybrid system. Hybrid system is mixture of those. Hybrid system is mixture of both the methods. यहाँ पर क्या किया जाता है, बुक्स जो है इनिशियली कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब हम फाइनल अकाउंट्स जब बनाते हैं, मतलब हम जब फाइनलाइज करते हैं हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, अक्रूवल बेसिस यूज करते हैं। ये सारा कुछ आप आगे जाकर के जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, दिस इज अ हाइब्रिड सिस्टम, ये आप आगे पढ़ने वाले हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम कहलाता है जिसमें कि कैश और अक्रूवल दोनों बेसिस पर रिकॉर्डिंग की जाती है, इसलिए ये इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहे जाते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है इनकम्प्लीट होती है, राइट? नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट थिंग इज रिलायबिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट एवर यू आर रिकॉर्डिंग शुड बी रिलायबल। और रिलायबल कब होता है, जब आपके पास हर चीज का प्रूफ हो, आपके पास हर चीज के लिए एक पेपर एविडेंस होना चाहिए, देन इट बिकम्स रिलायबल, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेल्स बिल होते हैं, परचेज बिल होते हैं, और भी आपने कुछ एक्सपेंस किए होंगे तो आपके पास उसकी इनकम होती है। अदरवाइज कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो रिलायबल बनाते हैं हमारे डेटा को अप टू हाईएस्ट एक्सटेंट। इसके अलावा अगर रिलायबिलिटी होती है तो हम अर्निंग पोटेंशियल का जजमेंट इजीली कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना अर्न करने का पोटेंशियल है। हमारे साथ साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स जो क्रेडिटर्स होते हैं, जिन लोगों को हम
हाँ, जिनसे हम पैसा उधार लेते हैं, तो वो भी हमारे पोटेंशियल का जजमेंट लगा सकते हैं। और इसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो उसके पास अगर एसेट्स अच्छी खासी हैं, उसके पास अगर प्रॉफिट्स अच्छे खासे हैं, तो इन दैट केस वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में सरवाइव कर सकती है, अगर कोई तकलीफ आती है तो भी। तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या नहीं, ये भी पता लगता है अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलायबल हो तो। नेक्स्ट है रेलेवेंस। द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन इट शुड बी रिलायबल, राइट? अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि स्नैक्स तो हर जगह आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसमें जहां सेल्स लिखती है, जहां परचेस लिखती है, वहीं पर ना टी एक्सपेंस नहीं लिखती है, वो एक बुक बनाती है, एक अलग सी बुक बनाती है। इस बुक में वो लिखेंगे सारे के सारे टी एक्सपेंस, ठीक। और पूरे मंथ के टी एक्सपेंस लिखने के बाद टोटल जो होती है ना, उसको वो यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन लिखे हैं। उसके साथ हम ये 5-5 7-7 रुपए के अननेसेसरी ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड करते हैं, तो मिस गाइडेंस होता है और हम लोगों को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी होती है, राइट? तो इसलिए क्या होता है, हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखते हैं, अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती है उनको क्लब करके लिखने की कोशिश करते हैं, राइट? तो यहाँ पर रेलेवेंस आपको समझ में आया होगा, और जैसे जैसे हम आगे अकाउंटिंग करेंगे तो आप इस रेलेवेंस का और भी अच्छे से मीनिंग समझ जाएंगे। ये इनिशियल लेक्चर्स है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से इसको समझिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आए, राइट? देयर शुड बी यूनिफॉर्म मेथड्स विच आर बीन यूज्ड फॉर अकाउंटिंग, ठीक है? अकाउंटिंग के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पॉलिसीज लेती हैं, अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करती हैं, लेकिन आपकी अकाउंटिंग मेथड हर साल सेम होनी चाहिए, इट शुड बी यूनिफॉर्म। अगर आप हर साल चेंज करते हो तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट दूसरों को क्या, आपको खुद को भी समझ नहीं आएंगे, आप उनको कंपेयर नहीं कर पाओगे, राइट? तो आप जो मेथड यूज कर रहे हो वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लीजिए आप आपके आपके घर में जैसे चपाती बनती, तो किसी दिन चपाती मम्मी ने बनाई, किसी दिन दीदी ने बनाई, तो यू कैन फाइंड आउट देयर इज अ चेंज। व्हाई? बिकॉज डेली आप जिसके हाथ की चपाती खाते हो दैट्स यूनिफॉर्म एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट कि यहाँ पर चेंजेस है। लेकिन रोज हर कोई नया बना रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, तो यू कैन नॉट फाइंड आउट कि इसमें से कौन सी चपाती मेरी मम्मी ने बनाई है और कौन सी दीदी ने बनाई और कौन सी होटल से आई है, राइट? तो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग मस्ट बी फॉलोड। हमेशा जो हमारे प्रिंसिपल्स हम जो फॉलो कर रहे हैं वो रूल्स हमेशा सेम रहने चाहिए। हम आगे जा करके आगे के वीडियोस में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, तो वो अगर हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो हमारे अकाउंट्स कोई भी देखेगा तो उसे समझ में आएगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल जो है वो नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। तो अगर हम सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो इसका मतलब जिसने भी बंदे ने थोड़ा भी अकाउंट्स पढ़ रखा है तो उसे हमारे अकाउंट्स समझ में आएंगे, देयर विल बी अ अंडरस्टैंडेबिलिटी, राइट? देन टर्मिनोलॉजी यूज मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। नाउ हियर टर्मिनोलॉजी मीन्स व्हाट, हमने अभी तक पिछले वीडियोस में टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है, जैसे कि एसेट्स हुआ, लाइबिलिटीज हुआ, हम किसे गुडविल कहते हैं, कौन सी चीज को हम मशीनरी बोलेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने काफी सारी चीजें इसमें समझी है। तो कौन सी चीज मशीनरी में इंक्लूड होनी चाहिए, कौन सी टूल्स में इंक्लूड होनी चाहिए, इस तरीके से बाइफरकेशन जो है, ये टर्मिनोलॉजीज अलग अलग हमें यहाँ पर समझने के लिए मिलती है। कंपेरेबिलिटी ऑफ ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हर साल सिमिलर मैनर में लिखी हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने 2017 में कुछ डेटा लिखा है, 2018 में लिखा है,
तो देखिए 2017 में हमने पहले करंट लायबिलिटीज और फिर नॉन करंट लायबिलिटीज लिखी हैं। 2018 में हमने पहले नॉन करंट लायबिलिटीज और फिर करंट लायबिलिटीज। यहाँ सिर्फ फॉर्मेट ही चेंज हुआ है, उसमें भी आप डायरेक्टली देख करके कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा ये यहाँ लिखा है क्रेडिटर्स, ये यहाँ पर ओवरड्राफ्ट है, इस तरीके से। तो हम थोड़ा भी चेंज अगर करते हैं रिपोर्टिंग में, तो उसके कारण हम लोगों का काफी सारा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज इसमें और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने जो ओवरड्राफ्ट है उसको क्रेडिटर्स में ऐड कर दिया, तो अब कैसा होगा, आपका यहाँ पर क्या चेंज हो गया, रिपोर्टिंग चेंज हो गया। जिसको आप कल तक ओवरड्राफ्ट बताते थे, आज उसको आप क्रेडिटर्स बता रहे हो। तो दिस विल नॉट बी करेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग थिंग्स। ठीक है, तो हमें अकाउंटिंग के लिए स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन सी चीज को किस हेड के अंदर लिखना है, और हमें उसी तरीके से उसे लिखना चाहिए, सो दैट इट कैन बी comparable to all the users of accounting. So this was about characteristics. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हमको बताया है। इसके फर्स्ट वर्ड है ये, इसको एएस कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो इंडिया में चलते हैं जनरली। तो वो क्या होते हैं, दीज आर फ्रेमवर्क एंड नॉर्म्स। मतलब क्या, हमारे यहाँ एक आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो आईसीएआई है ये बनाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। टाइम टू टाइम उन्हें रिव्यू भी करती है, और इसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो रिक्वायर्ड चेंजेस भी करती है। तो यहाँ हम बात करें फ्रेमवर्क और नॉर्म्स की, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमें प्रोवाइड करता है। उससे क्या होता है, जैसे आप कोई भी कंपनी है, तो आप किसी भी कंपनी के अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठा के देखोगे, तो वो सब सेम मैनर में बने हुए होंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए, राइट। उसके अलावा आप कंपेयर कर सकते हो किसको, एक कंपनी के अकाउंट्स को दूसरी कंपनी के अकाउंट से कंपेयर कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में से किस में ज्यादा प्रॉफिट है, राइट। तो ये कंपेरेबल रहे, देखो दैट बिकम्स कंपेरेबल, ये कंपेरेबल रहे, उसके लिए क्या करना होता है, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, राइट। इसकी डेफिनेशन दी है हमको Kohler ने। So in the words of Kohler, accounting standards are codes of conduct imposed by customs, laws or professional bodies for the benefit of public accountants and accountants generally। ठीक है, तो ये जो है हमारे यहाँ तो आईसीआई बनाता है, इनको इम्पोज कौन करता है, कस्टम वाले हैं। अगर वो आपके अकाउंट्स चेक करेंगे ना, तो वो ये फाइंड आउट करेंगे अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मैनर में ही बने हुए होने चाहिए। इसके अलावा कंपनी लॉ जो है वो भी ये कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाने चाहिए अकाउंट्स। और प्रोफेशनल बॉडीज में तो हमने आईसीआई की बात कर ही ली है, तो वो लोग जो है वो भी सेम मैनर में आपको अकाउंट्स बनाने के लिए कहते हैं। ठीक, तो अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनकी जरूरत क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, ये क्यों ये रूल्स बनाए हैं और क्यों सबके ऊपर कंपेल किया जाता है कि आप इसको फॉलो करो। तो पहली चीज है टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी पढ़े उसे समझ में आना चाहिए। दूसरी बात है टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। देखो, जहां तक स्मॉल शॉप्स की बात है, तो वो लोग अगर थोड़ा सा कुछ अलग भी करते हैं, तो उससे बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका पाला पड़ता है गवर्नमेंट से, या फिर गवर्नमेंट के अलावा बैंक में कभी अगर वो बंदा अपनी लाइफ में लोन लेने गया तो, राइट। लेकिन अगर हम किसी कंपनी की बात करें, तो कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट। हमने जो यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था ना, तो उसमें कौन कौन आते हैं, ओनर्स या शेयर होल्डर्स आते हैं, गवर्नमेंट आती है, इसके अलावा इन्वेस्टर्स आते हैं। तो ऐसे हमने काफी सारे यूजर्स देखे थे अकाउंट्स के। तो जैसे जैसे अकाउंट के यूजर बढ़ते हैं, कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती है, राइट। तो उस केस में अगर अकाउंटिंग एक यूनिफॉर्म तरीके से की गई हो, चेंजेस नहीं हो,
तो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, राइट। फिर नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन की बात मैंने अभी की थी, दो कंपनीज के बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम होने चाहिए, राइट। तो यहाँ लिखा है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज। नाउ टू इनहेंस रिलायबिलिटी, अगर अकाउंट्स जो हैं वो किसी रूल्स को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं तो उनकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और उनपे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इजीली भरोसा करती है। टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, ऑफ कोर्स हमने अभी बात किया कस्टम्स के रिक्वायरमेंट अगर हमको फुलफिल करने हैं। इसके अलावा हमको कंपनी लॉ के या कोई भी और दूसरा लॉ भी अगर ये कहता है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहिए तो वो हमें करने चाहिए। प्लस इसके अलावा जो दूसरी जो होती है प्रोफेशनल बॉडीज, उनके अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना जरूरी होता है। तो इंडिया में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो काफी सारे और कम ज्यादा भी होते रहते हैं, उनका रिवीजन होता रहता है। तो मैं कुछ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बताती हूँ। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आप जो भी पॉलिसी फॉलो कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, यू हैव टू डिस्क्लोज इट इन अकाउंटिंग, इन योर अकाउंटिंग, राइट। हम ईयर एंड पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं इसके साथ हमें अटैच करना होता है हमारा पॉलिसीज। हमें बताना होता है कि हमने कौन सी चीज किस तरह से कैलकुलेट की है, किसको किसके लिए क्या पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, वो सारा कुछ हमको यहाँ पर बताना होता है। फिर है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। तो हमने हमारा स्टॉक का कैलकुलेशन किस बेसिस पर किया है, बहुत सारी मेथड्स होती है, लीफो फीफो, आप आगे जाकर के पढ़ेंगे ये तो 12th स्टैंडर्ड के बाद। पर ये जो इन्वेंट्रीज होती हैं इनको किस तरह से वैल्यू किया जाता है, वो उस किस तरह से करना चाहिए, वो सारा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में गिवन है। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक स्टेटमेंट बनाना होता है जिसमें आपको आपके सारे के सारे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स लिखने होते हैं जितने भी हुए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो कैसे लिखेंगे, वो क्यों लिखना है, वो सब आप आगे जा करके समझेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन हम 11 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। डेप्रिसिएशन जो होता है वो लगता है हमारे फिक्स्ड एसेट पे। फिक्स्ड एसेट मतलब वो असेट्स जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, 5 इयर्स 10 इयर्स, उनको फिक्स्ड एसेट कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन उन पर चार्ज किया जाता है। तो वो क्या होता है, कैसे चार्ज होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं 11 स्टैंडर्ड में। तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग चलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बताता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है तो हाउ यू आर गोना रिकॉर्ड इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो इस तरह से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, आपको आज जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग इनकम होती है, कोई तो गुड सेल करता है, कोई सर्विसेज देता है। सर्विसेज में भी बहुत सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कोई होती है कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रेवेन्यू होते हैं। रेवेन्यू मतलब हमें जो रिसीव हो रहा है एज हमारी इनकम, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो अलग अलग रेवेन्यू को किस तरह से रिकॉर्ड करना है वो सारा इंफॉर्मेशन AS9 देता है। अब बात कर लेते हैं IFRS। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, दिस इज इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनली बना हुआ बोर्ड है। जो कंपनी इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, मतलब कि वो अपने कंट्री के अलावा भी दूसरी कंट्री में है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बाहर से आई हुई है, बहुत सारी बैंक्स भी हैं जो कि बाहर से आई हुई हैं, विदेशी कंपनियां जिन्हें कहा जाता है। तो उन सबको कंपलसरी IFRS फॉलो करना होता है टू मेक देयर अकाउंट्स। IFRS आर इशूड टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन IFRS के बेसिस पर
हर कंट्री अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करती है दैट वुड बी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड, और वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होते हैं। मतलब अगर आपने आईएफआरएस के अकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं तो आप यूएस में भी अगर लोन लेने जाओगे तो दे विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं दे आर एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली, राइट। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फिर जो लोग जिनकी इंटरनेशनल कंपनीज है, जो इंडिया के बाहर भी कंपनीज चलाते हैं, दे फॉलो द आईएफआरएस फॉर देयर अकाउंटिंग। ओके, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल हमारे बुक में भी नहीं दी है, और ये हम थोड़े और आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये आप लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट होगा, सो इसलिए एक आपको ग्लिम्स दिया है कि अकाउंटिंग जो है उसका क्या स्कोप है, वो कितना स्प्रेडेड है। आपके इसमें काफी अच्छा स्कोप है अगर आप इसमें करियर भी करना चाहेंगे अपना, तो उसके लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है। सो ऑफ कोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो and press the bell icon so that you can know about the next video. Of course, in next video we are going to start terminologies, so keep in touch, stay tuned. Thank you so much.